अब जैसे कितने लोग नवनीत आपको टाइम टेबल बोलते हैं कि टाइम टेबल जैसे कितना देर पढ़ना है ना। तो जब फिल्म देखते हैं या कभी सिनेमा देखते हैं तो पूछने जाते हैं कि कितने देर का ये है, 3 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा देख रहे हैं। तो पढ़ाई तो जब तक मन लग रहा है पढ़ना चाहिए, है ना। अब इसमें टाइम टेबल जो बनाते हैं वो फॉलो भी नहीं करते। यही चीज गड़बड़ है। मन लग रहा है इसीलिए पढ़ाई के लिए ही है ना। पढ़ते रहिए, पूरे दिन पढ़ते रहिए, है ना। खाना खा के जब भी टाइम मिले, डेली का डेली ये निपटा देना है, मुझे ये पढ़ना है ना। तो ये चीजें हैं, जब तक मन लग रहा है पढ़ते रहिए। तो अब आओ, तो ये चीजें हैं। अब हम लोग हीट स्टार्ट करेंगे। तो हीट में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज उस दिन मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट तक बोल दिया था, है ना। तो देखा गया कि बोला गया कि कैलोरी और जूल ये अलग अलग मत पढ़िए यूनिट इसका। हीट भी एक टाइप का एनर्जी ही है ना, उसको जूल में भी लिखा जाएगा। और तो बोला गया 1 कैलोरी कितने के बराबर होगा, तो 4.18 जूल के बराबर होगा, है ना। तो ये इसी को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैं बता चुका हूं पिछले क्लास में। अब आओ, मतलब 1 कैलोरी का जो वैल्यू है वो कितना है, 4.18 जूल है ना। जैसे कैसे 9.8 आप लिखते हैं, और जनरली क्वेश्चन बनाने के लिए 1 कैलोरी का वैल्यू ऑलमोस्ट हम लोग कितना ले लेते हैं, ऑलमोस्ट 4.2 जूल ले लेते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए, मतलब बोला गया कि केवल हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है, मैकेनिकल वर्क भी कर देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि इसका मतलब कि मैकेनिकल वर्क भी हीट है, तभी ना हम पहले क्या अपनाया जाता था कि हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर मैकेनिकल वर्क डन भी कर दें तभी अगर टेम्परेचर बढ़ जा रहा है लिक्विड बॉडी का या जो भी बॉडी का, तो कह सकते हैं कि नहीं, इसका मतलब बात तो एक ही चल रही है। तो यही बोला गया 1 कैलोरी जूल में कितना कहेंगे, तो उसको भी दे दिया गया 1 कैलोरी कितने के बराबर, 4.18 जूल के बराबर होगा। तो यही होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, है ना। मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं तो कितने जूल का वर्क करेंगे कि 1 कैलोरी के बराबर होगा, मोटा मोटी यही समझो। अब आते हैं हम लोग हीट सप्लाई में शुरू किया था, है ना। हीट सप्लाई, हीट सप्लाई टू ए गिवन सबस्टांस। किसी सबस्टांस को जब हम लोग हीट देते हैं तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं, हीट जो देते हैं तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और ये एक्सपेंशन होता है। बॉडी का क्या होता है, मान लेते हैं अगर 3D है तो वॉल्यूम एक्सपेंशन इसका हो जाएगा, मतलब आपका एक्सपेंशन होता था। अभी तक यही हम लोग आइडिया लेते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कैलोरीमेट्रिक पढ़ रहे हैं, मतलब हीट से रिलेटेड सारा चीज पढ़ेंगे, हीट से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हीट दिया गया वो किस पे डिपेंड करेगा, इसका फॉर्मूला आप पढ़ते हैं ना, एमएस डेल्टा टी, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो पहले लिख दे रहा हूं। डेल्टा क्यू जो हीट इस सबस्टांस को देंगे, है ना, होता है एमए से डेल्टा टी। अभी मैं बताता हूं इसको, ये कहां से आया। जो हीट हम लोग देते हैं ये कितने के बराबर होता है, एमएस डेल्टा टी। अब एम क्या है यहां पर, मास, मास ऑफ द सबस्टांस, है ना, ऑफ ए गिवन सबस्टांस। है ना। अच्छा, एस क्या है, स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी ऑफ द सबस्टांस। और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। अब खूब अच्छा से देखिए, बोला गया जो हम लोग हीट देते हैं, कितने लोग क्यू से भी डिनोट करते हैं, किताब में डेल्टा क्यू भी दिया रहता है। मतलब जो हीट दे रहे हैं वो किस पे निर्भर करेगा, तो कहा जाता है मास पे भी डिपेंड करता है। अगर हीट दे रहे हैं तो जो सबस्टांस है उसके मास पे भी डिपेंड कर रहा है, कितना अमाउंट का मास को हम लोग हीट दे रहे हैं, मतलब मास पे भी डिपेंड करता है। और दूसरा आपके मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। मटेरियल कहने का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिटेल आज पढ़ाऊंगा इसके बारे में। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी होगी,
सबस्टांस की प्रॉपर्टी हो जाएगी। और डेल्टा टी समझ ही रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर। हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा ही होगा। मतलब अभी जगह टी नॉट पर होगा, हीट देंगे तो टी पे चला जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है? टी माइनस टी नॉट है। उसके बारे में तो आप जानते हैं, हीट देंगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा। ये तो पहले से एक्सपेंशन से ये दो टर्म ऐड हो गया। एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सबस्टांस ऑफ ए गिवन सबस्टांस, आ मास ऑफ ए गिवन सबस्टांस, है ना। जो सबस्टांस दिया हुआ है उसका मास कितना है, कितने मास को हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं, उस पे ये क्यू, डेल्टा क्यू मैं बोल रहा हूं, ये डिपेंड करेगा। और आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है इस पे डिपेंड करेगा, है ना। और डेल्टा टी तो हीट देंगे तो टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा ही होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर, आई कब टेम्परेचर इंक्रीज होता है आपको ही पता है। अगर ये सॉलिड है तो सॉलिड में ही रहना चाहिए, फेज चेंज नहीं करना चाहिए। ड्यूरिंग फेज चेंज जो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है लेकिन हीट इसको सप्लाई किया जाता है, उसका अलग केस है। फेज चेंज करने का मतलब सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस समय टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर फेज चेंज होता है। उसका कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे। अभी मान लेते हैं ये सॉलिड मान के चलो, अभी ऐसा बता रहा हूं। तो जो हीट देंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? मास पे और मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। डेल्टा टी तो चेंज इन टेम्परेचर उस पे भी डिपेंड करेगा। अब आते हैं तो कंसेप्ट एक लिखा गया कि देखिए जो डेल्टा क्यू, जो हीट को अगर हम लोग डेल्टा क्यू बोले, है ना, जो हीट दिया जा रहा है तो बोला गया जो हीट देंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी होगा। क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और बोला गया जो हीट देते हैं, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? कितने मास को हीट दिया जा रहा है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को जब कंबाइंड करेंगे तो डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो तो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम डेल्टा टी। आज जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं यहाँ पर, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम एस डेल्टा टी। क्या आ जाएगा? तो एस यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म आ गया, तो एस क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सबस्टेंस। एस क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। एम क्या है? जिस मास को हम लोग हीट दे रहे हैं, है ना, जितने अमाउंट के मास को हम लोग हीट दे रहे हैं। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। आपको भी पता है चेंज इन टेम्परेचर कब होता है? जब ये अपना स्टेट चेंज ना करे। सॉलिड है तो सॉलिड में ही रहे, लिक्विड है हो तो लिक्विड में ही रहे, ऐसा माना जाता है ना, फिर चेंज ना करे तो। ओके, तब ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना। तो डेल्टा क्यू का वैल्यू अगर किसी सबस्टांस को, गिवन सबस्टांस को हीट दिया जा रहा है तो हीट का अगर अमाउंट कैलकुलेट करना है तो एम एस डेल्टा टी होता है। कितने मास को हीट दिया गया, चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबस्टांस का दिया होगा। जैसे कैसे अल्फा दिया हुआ था, बीटा दिया हुआ रहता था, गामा दिया रहता था, वैसे ही एस जो है मटेरियल से रिलेटेड टर्म है, इसी के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, अगर अलग अलग मटेरियल अगर लेंगे तो अलग अलग हीट कैपेसिटी की वैल्यू आएगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, केवल हीट कैपेसिटी नहीं बोलना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। तो स्पेसिफिक नहीं कहते हैं आप, स्पेसिफिक एग्जाम्पल दीजिए। लोग नहीं कहते हैं ये, कुछ लोग ईमानदार भी हैं, कुछ लोग बेईमान भी हैं, तो कोई नहीं कहेगा अपने आसपास ईमानदार आदमी को बोलिए तो हो जाएगा स्पेसिफिक लोग, है ना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब पार्टिकुलर बॉडी से ही, पार्टिकुलर सबस्टांस से ही रिलेटेड टर्म होगा। अगर सबस्टांस चेंज कर देंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, है ना। अब चलो, तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर अब मैं एक अच्छा चीज बोलने जा रहा हूं। तो एस को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। तो इसका पहले डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। एक टर्म यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, पहले लिख दे रहा हूं। अगर एस का वैल्यू लिखना चाहूं तो देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू और बटा में क्या हो जाएगा आपका, बटा में एम डेल्टा टी होगा कि नहीं? क्या होगा? एम डेल्टा टी। अब देखो, अब यूनिट कैसे लिखते हो, खूब अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा क्यू को मान लेते हैं अभी पुराने टाइम का अभी चल रहा है यूनिट, तो डेल्टा क्यू को कैलोरी में लिखेंगे। मास है उसको ग्राम में लिखते थे पहले के टाइम में, और डेल्टा टी तो डिग्री सी हो गया। तो इसीलिए इसका जो यूनिट होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर में हो जाएगा कैलोरी, नीचे में तो बटा है ना, तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री, पर डिग्री। हाँ, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी, पर ग्राम डिग्री से बहुत इंपॉर्टेंट है इसका यूनिट। ठीक है, तो
पुराने टाइम में जो यूनिट ही यूज होता था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, वो क्या हो जाएगा, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी होगा। केजी में नहीं लिखना है, ग्राम में, ठीक है। देखना इसका यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अभी रफ आइडिया दिया आपको कि यूनिट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बोलो तो, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी हो जाएगा, है ना। पर ग्राम क्या हो जाएगा, डिग्री सी हो जाएगा। तो ये याद रखना। अब चलो, अब आप कहेंगे सर आप तो बोल रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल से रिलेटेड टर्म है, मटेरियल के साथ एसोसिएटेड होता है, अगर यही मटेरियल चेंज कर देंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा बताइए। तो अब डेफिनेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पहले देखो। तो इसका डेफिनेशन भी आ जाता है आपको, है ना। कहीं कहीं सी से लिखा रहता है, आप एस से लिखना, ठीक है। ज्यादातर एमएस डेल्टा टी लोग बोलते हैं। अब चलो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो बोला गया कि यहीं पर जैसे डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या है आपका, एमएस डेल्टा टी है, क्या है, यही एस था तो क्या था, डेल्टा क्यू, अब बटा में क्या हो जाएगा, एम डेल्टा टी। अब इसी में मैं बताता हूं, इसका डेफिनेशन बोला गया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, मान लेते हैं कैलोरी में दे रहे हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, यहां पर क्या लेना है मास की जगह 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ ए गिवन सबस्टांस बाई 1 डिग्री सी। ये कितना से चेंज करना चाहिए, 1 डिग्री सी और 1 केल्विन, बात एक ही है। 1 डिग्री से बढ़ाइए, 30 से 31 कीजिए, या जो भी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मान लेते हैं आप, केल्विन में भी एक बढ़ा दीजिए, है ना। तो 1 केल्विन, तो बात एक ही है। तो बोला गया कि इतना एनर्जी, हीट एनर्जी देने पर कितना हीट एनर्जी देने पर 1 ग्राम अगर सबस्टांस ले, उसको अगर एनर्जी दें, है ना, उतना एनर्जी दें कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए, तो उस जो हीट दिया गया है उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। मतलब जितना हीट देने पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए, 1 डिग्री टेम्परेचर आपका बढ़ जाए, 1 ग्राम लेना है। तो कोई सबस्टांस है, 1 ग्राम लेना है, कोई भी सबस्टांस, जैसे मान लेते हैं वाटर के केस में, कंडीशन अभी हटा दीजिए, तो 1 ग्राम वाटर लेते थे, 1 ग्राम वाटर लेते थे और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सी से बढ़ा देते थे, तो उसी को तो हम लोग बोलते थे कि 1 कैलोरी हीट देना पड़ेगा तब 1 डिग्री सी से बढ़ेगा। 1 ग्राम वाटर का, 1 ग्राम वाटर को अगर 1 कैलोरी हीट दे दिया जाए तो 1 डिग्री सी से बढ़ जाता था। कंडीशन अभी हटा दीजिए। तो इसीलिए वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो स्टैंडर्ड माना जाता है। कैसे रेफरेंस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी 0, वैसे ही वाटर को रेफरेंस लेके चलते हैं, और इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा 1 कैलोरी, यूनिट क्या होगा, पर ग्राम डिग्री सी। कहने का मतलब 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर, 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी हीट की जरूरत होगी। तो इसीलिए वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री। इसका मीनिंग यही है, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी का हीट चाहिए, तो इसीलिए इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी आ जाता है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ रहे हैं अभी के टाइम में। तो ये तो हो गया आपका, क्योंकि ये स्टैंडर्ड माना जाता है। वाटर को क्या लेते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड लेते हैं, 1 से स्टार्ट होता है। चलो, तो इसका डेफिनेशन भी मैं यहाँ पर अब लिख दे रहा हूं। तो बोला जाता है amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a given substance by 1 डिग्री C और 1 केल्विन। यही होता है ना।
amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of given substance by 1 degree C or 1 Kelvin is known as heat capacity, a specific heat capacity. A specific heat capacity of that substance, है ना। जो सबस्टांस का 1 ग्राम हम लोग लिए हैं मास, है ना, 1 ग्राम, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितने हीट की जरूरत पड़ती है, तो उस गिवन सबस्टांस का क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, है ना। मतलब 1 ग्राम लेना है कोई भी सबस्टांस। पहले 1 कैलोरी के डेफिनेशन में वाटर लिया जाता था, अब वाटर से लेकर कोई भी 1 ग्राम लेना है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितने हीट की जरूरत होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस मटेरियल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला जाएगा। अब तो एक स्टैंडर्ड अभी देखे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का कितना था, बोलो तो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी चाहिए, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी। ये तो स्टैंडर्ड होता है। अब जैसे आपको आइस का आता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, उसका जानते हैं क्या आता है, 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी। कहने का मतलब अगर 1 ग्राम आइस ले लें, ये आइस कितना हो, 1 ग्राम हो, कितना हो, 1 ग्राम हो, आइस का टेम्परेचर 1 डिग्री सी बढ़ाना हो, तो कितने कैलोरी की जरूरत होगी, 0.5 कैलोरी। कितना, 0.5 कैलोरी। कितना होगा, 0.5 कैलोरी। अब बताओ अगर वाटर के बराबर अगर 1 कैलोरी इसको दे दिया जाए, तो इसका टेम्परेचर कितने से बढ़ जाएगा, 2 डिग्री से बढ़ जाएगा। कितना शानदार चीज है रहा है कि 1 ग्राम अगर आइस ले रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए 1 ग्राम सब सबस्टेंस का 1 ग्राम लेना है, हीट दे दे करके देखना है कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितने कैलोरी का, कैलोरी अगर पढ़ रहे हैं अभी तो कैलोरी में, तो कितना कैलोरी देना पड़ेगा हीट, है ना। तो आइस के केस में देखा गया 0.5 ही पे ही ये अपना 1 डिग्री से अपना चेंज कर ले रहा है, 1 डिग्री इसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसका क्या हो जाएगा, 0.5, यूनिट लिख देंगे कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी, है ना। तो आइस के केस में ये हो जाएगा आपका। तो ये हो गया कैलोरी में। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद हो गया। हर एक मटेरियल का अलग अलग होगा, जैसे आइस का अलग है, वाटर का अलग है ना, सबका अलग अलग होगा, है ना। तो ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया। तो ये चीजें हैं। तो अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आपको अभी ब्रेन में आया था फिर चला गया, कोई बात नहीं, आएगा तो फिर बोलूंगा। तो इतना ही तक है, ये रखो अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब 1 ग्राम गिवन सबस्टांस लेना है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितने हीट की जरूरत होगी उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सबस्टांस। अच्छा अभी तुरंत रिकॉल किया तो बोलते टाइम, जैसे मान लेते हैं कि किसी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है और किसी मटेरियल का कम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका मतलब कि जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, और जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है उसको कम ही एनर्जी में 1 डिग्री से बढ़ा लेगा। कितना हो जाएगा, 1 डिग्री से आपका क्या होगा, बढ़ा लेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है तो 1 डिग्री से 1 ग्राम ले रहे हैं, ये भी 1 ग्राम आइस भी ले रहे हैं, लेकिन 1 ग्राम आइस क्या हो रहा है 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए 0.5 ही कैलोरी पे क्या हो जा रहा है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जा रहा है। और लेकिन इसके केस में 1 कैलोरी देने पर 1 डिग्री से चेंज कर रहा है ना। इसका मतलब जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है ना, वो 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए उसको ज्यादा हीट की जरूरत होगी, है ना। और याद रखना जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो ऐसे ही दिया रहता है, कभी कभी एग्जाम में यूनिट से दे देता है आपका कि इसका 0.5 दे दिया, इसका 1 दे दिया, बोलेगा कि किसमें हीट की जरूरत ज्यादा होगी 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, कभी कभी ये भी पूछ देता है मेडिकल में, है ना। तो ये वाटर हो जाएगा कि नहीं। तो ये न्यूमेरिकल डेटा देख करके आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आओ, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब जो मैं बताऊंगा बहुत, अब जो आप कह रहे थे ना एमएस डेल्टा टी, वो याद करने की जरूरत नहीं है, अब जो मैं बताऊंगा वो याद हो जाएगा फॉर्मूला आपको।
अब आप कहेंगे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट आप बोले तो बोले कि मॉडर्न टाइम में तो जूल में भी पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि बोला गया कि 1 कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होता है, तो हम लोग तो, लेकिन जब आप जूल में पढ़ेंगे तो ग्राम में नहीं केजी में पढ़ेंगे। मास किस में पढ़ेंगे? केजी में पढ़ेंगे। देखो डिग्री सी, 1 डिग्री सी पहले भी था, अभी भी डिग्री सी वही है ना, उसमें चेंजिंग नहीं करेंगे, है ना। तो केवल चेंजिंग कहाँ होगी? जब आप जूल में पढ़ेंगे तो 1 कैलोरी के जगह 4.18 जूल पुट करना पड़ेगा, और मास के जगह जो ग्राम लेते थे यहाँ पर केजी हो जाएगा। अब बड़ा अच्छा से देखना, जैसे वाटर के ही केस में मैं लिख रहा हूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना है बोलो तो? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी है कि नहीं? अच्छा इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना, मैं यूनिट को ऐसे लिखा, ठीक है। अब चलो, नो सर। तो 1 कैलोरी कितना होगा? मान लेते हैं जूल में भी याद करना है, एकदम याद भी करो, ये भी याद रखो, जूल वाला भी लिख रहा हूं वो भी याद रखो। देखो 1 कैलोरी की जगह कितना लिख देंगे? 4.18 जूल लिख देंगे। अच्छा बटा में है, यहाँ ग्राम है तो केजी में लिखना पड़ेगा आपको, तो 1 ग्राम को केजी में लिखेंगे तो 10 के पावर -3 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर केजी हो जाएगा। डिग्री सी तो रखो, ऐसे ही रख सकते हैं कि नहीं? अब आओ, तो ये ऊपर जाएगा तो देखो 4.18 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा? 3 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर जूल, और ये क्या हो जाएगा? केजी, डिग्री सी नहीं हो जाएगा, बोलो तो ये कितना हो जाएगा आपका? बोलो तो 4180 जूल पर केजी, डिग्री सी नहीं हो जाएगा, तो ये भी यूनिट याद रखना। मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो वाटर का होगा वो कितना होगा? जूल में, जूल वाला यूनिट में। कैसे? ये याद रखना है ना, 4180 जूल पर केजी डिग्री सी, ठीक है। यस सर। इससे क्या पता चल रहा है कि पहले के प्रचलन में ये यूनिट ज्यादा था, लेकिन ये वाला भी याद रखना, क्योंकि सारा कहानी तो यहीं से स्टार्ट हुआ ना कि 1 कैलोरी कितने के बराबर होगा। तो कभी कभी आपको जो यूनिट दिया रहता है इस फॉर्म में भी वाटर का दे देगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये घबराना मत। तो हम तो पढ़े थे कि यहाँ तो ये दिया हुआ है 4180 जूल पर केजी डिग्री सी, तो ये जूल में दिया हुआ है, वहां कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी में दिया हुआ है, यहाँ जूल पर केजी डिग्री सी में दिया हुआ है, ठीक है। अब चलो, अब जो आप पढ़ते हैं ना कि किसी सबस्टांस को जब हम लोग हीट देते हैं, गिवन सबस्टांस को, तो हीट का जो वैल्यू होता है ms डेल्टा टी होता है, यही पढ़े हैं। देखना ऐसे ही याद हो जाएगा आपको एप्टीट्यूड की तरह। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, खूब अच्छा से देखना। मान लेते हैं इसमें वाटर रखा गया है, वाटर है, ठीक है। वाटर ले रहा हूं 2 केजी, कितना? 2 केजी वाटर ले रहा हूं, कितना केजी? 2 केजी वाटर है, ओके। और ये 2 केजी वाटर का, तो अभी मैं ज्यादा अभी नहीं बोलूंगा, मान लेते हैं 2 केजी वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, यहां पर देखो 1 केजी अगर वाटर ले लें, वाटर है ना, अब केजी में पढ़ेंगे, 1 केजी अगर वाटर है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितने जूल की जरूरत पड़ेगी? बोलो। 4180। हाँ 4180 जूल चाहिए, कितना चाहिए? 4180 जूल। अच्छा चलो मोटा मोटी मैं लिख दे रहा हूँ डेटा के लिए, सहूलियत के लिए, इसको कितना लिख दूंगा? 4.2 लिखता तो कितना हो जाता? 4200 हो जाता। समझने के लिए कर रहा हूँ, ये डेटा थोड़ा बोलना आसान रहेगा। 4200 है ना, जूल पर केजी डिग्री सी होगा कि नहीं? पर केजी, ठीक है नवनीत। अब चलो, यस सर। 1 केजी अगर वाटर है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितने जूल चाहिए? कितने जूल चाहिए? 4200 जूल चाहिए। कितना चाहिए? 4200 जूल चाहिए। अब एप्टीट्यूड आप ही से पूछ रहा हूं, तो 1 केजी वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए 4200 जूल चाहिए, तो 2 केजी वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना जूल चाहिए? 8400 जूल नहीं चाहिए? यस सर। अच्छा, अगर 2 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना चाहिए? 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर। देखो एकदम सिंपल है, इस यूनिट पर जाओ। 1 केजी वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए 4200 जूल चाहिए,
Yes. तो 2 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए 84 जूल चाहिए, 8400 जूल चाहिए। तो अगर 2 डिग्री से बढ़ाना हो टेम्परेचर, मतलब डेल्टा टी का वैल्यू अगर 2 डिग्री सी अगर लिख दें, है ना, 2 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना चाहिए? तो क्या आप कर रहे हैं, फर्स्ट वाला में मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेकेंड वाला में डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं? Yes. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं? इसीलिए ये इसको जो हीट दिया जा रहा है डेल्टा टी का, डेल्टा क्यू का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा? एम एस डेल्टा टी। आप यही कह रहे हैं ना कि 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए अगर चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री हो तो, और एक kg अगर वाटर है तो कितना चाहिए? 4200 जूल चाहिए। अच्छा, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से तो मल्टीप्लाई किए ही हैं, यहाँ पर 1 है चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ 4200 है, 4200 है कि नहीं? मास के जगह 1 kg है ना, तभी ना यहाँ पर 4200 जूल आया है। अगर 2 kg मास का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए तो आप कह रहे थे कि 8400 जूल चाहिए, इसका मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं कि नहीं? Yes. 1 kg था, अब इसका मतलब मास से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसका। और अगर 2 डिग्री से बढ़ाना हो तो डेल्टा टी के जगह 2 लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो फॉर्मूला है आपका डेल्टा क्यू का वैल्यू एम एस डेल्टा टी कुछ नहीं है, एकदम एप्टीट्यूड है। इसके यूनिट से आ रहा है कि नहीं कि 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए 4200 जूल चाहिए, तो 2 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितना चाहिए? 8400 जूल चाहिए। तो 2 डिग्री से 2 kg वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना चाहिए? तो देखो तो 8400 में आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, है ना, तो कितना हो जाएगा बोलो तो? 168. हाँ, 16800 जूल चाहिए। तो इसका मतलब क्या किए, मास से मल्टीप्लाई किए, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किए किस में? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, इसीलिए ये फॉर्मूला आता है। अब याद हो जाएगा, एकदम सिंपल है। हाँ, तो ऐसा ही याद रखना है आपको, मतलब कुछ नहीं था, जो सबस्टांस को हम लोग हीट देते हैं, जो फॉर्मूला रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल एप्टीट्यूड है, सिंपल मैथ है, ठीक है। यूनिट से यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मिटाता हूं। चलो, तो यहां तक पढ़े तो एक क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं। खूब इस पे का क्वेश्चन बनाना। जैसे ये दिया हुआ है आपका, एक क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। बोल रखा है कि द टेम्परेचर ऑफ ए सिल्वर बार राइज हो रहा है, राइज बाई 10 डिग्री सी व्हेन इट एब्जॉर्ब 1.23 किलो जूल ऑफ एनर्जी बाय हीट। ओके, मान लेते हैं यहाँ कोई सबस्टांस है, ऐसा लिख दिया, इसका टेम्परेचर कितने से चेंज हो रहा है, डेल्टा टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 डिग्री सी दिया हुआ है। ओके, और कितना हीट सप्लाई किया जा रहा है, उसको डेल्टा क्यू बोल दे रहा हूं, 1.23 किलो जूल। यूनिट खूब अच्छा से ध्यान देना इसमें। हाँ, ऑफ एनर्जी बाय हीट। द मास, इसका मास कितना दिया हुआ है आपको, ग्राम में दिया हुआ है, 525 ग्राम। डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सिल्वर, ये सिल्वर है आपका, तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता देना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे नवनीत, बोलो तो? इसमें तो एकदम सिंपल है, अभी आपको फॉर्मूला के लिए क्वेश्चन बताया हूं। डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम ए से डेल्टा टी, क्योंकि हीट जो दे रहे हैं, याद रखना ये इसमें यूनिट भी सीखते चलो। अगर जूल में लिखोगे तो इसको केजी में लिखना पड़ेगा, याद रखना। इसको में तो सोचना ही नहीं है, तो इसमें ही रहेगा, चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सी में, तो याद आओ। या केल्विन में भी देगा तो केल्विन में भी रखेंगे, लिखना चाहिए तो केल्विन में, लेकिन डिग्री सी में दिया है, आपको भी पता है। वही डिवीजन जो होता था 100 का होता था कि नहीं, केल्विन और सेल्सियस में। अब आते हैं यहाँ पर, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या है आपका 1.23, किलो जूल है तो 10 के पावर 3 हो जाएगा,
मास केजी में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा बोलो तो 0.5252 नहीं हो जाएगा केजी बोलो। अच्छा स्पेसिफिक Yes, हीट कैपेसिटी तो नहीं फाइंड आउट करना ही है सिल्वर का, ये 5 मत समझना ना, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस है और डेल्टा टी के जो कितना है 10 आपका है। तो कैलकुलेट करो तो एस का वैल्यू 1.23 इंटू 10 के पावर 3 और बटा में क्या हो जाएगा 0.525 और इंटू 10। इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। देखो तो नवनीत इतना आ रहा है 234 इसमें दिया है ऑलमोस्ट अप्रोक्स, और जूल पर केजी डिग्री सी जो यूनिट है इसमें है, मतलब जो आज के टाइम में यूज होता है जूल पर केजी डिग्री सी। देखो तो इतना दिया हुआ है आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ तो। yes sir, इतना ही आ रहा। इतना ही आ रहा है। Yes sir। अच्छा, चलो अब एक आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसे दिया था कि आप यूनिट भी समझो, पहले छोटा छोटा क्वेश्चन बनाना चाहिए, तब सिलेबस के अंदर में रहते हुए जो आपके अकॉर्डिंग है उसको भी करना चाहिए, टफ टफ भी कंसेप्ट पढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन सब चीज बैलेंस लेते हुए। अब चलो हम लोग मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट में क्या पढ़े कि कैलोरी में अगर है तो उसको जूल में कन्वर्ट किया जा सकता है, अगर जूल में है तो उसको कैलोरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब मैकेनिकल वर्क डन को नॉन मैकेनिकल में और नॉन मैकेनिकल को एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। कन्वर्जन जो फैक्टर होता है 1 कैलोरी के जगह कितना पुट कर देंगे 4.18 जूल। अब बनाने के लिए क्वेश्चन 4.2 जूल भी लिखते हैं हम लोग। तो चलो एक क्वेश्चन जो है जैसे कि व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन कैलोरी में लिखना है और 10 kg मास आफ्टर 41.8 मीटर फॉल। ओके मान लेते हैं ये दिया हुआ है एक मास है यहाँ पर और इसका मास का वैल्यू दिया हुआ है आपको 10 kg। ओके आप बोल रखा है ये आपका ग्राउंड है और इसका हाइट कितना है बोलो तो। हाइट दिया हुआ है 41.8 मीटर। खूब अच्छा से देखना। तो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन कैलोरी, कैलोरी में बताना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो ये ग्राउंड है, ओके यहां से बोल रखा है कि छोड़ा जा रहा है तो ये तो नीचे आकर के धब से गिर जाएगी है ना। इसका मास 10 kg है तो बोल रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उसको कैलोरी में लिखिए। तो आपको भी पता है 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, मान लेते हैं। देखो ब्रेन भी लगाओ, जैसे एस सी वर्मा सर जी के बुक में क्वेश्चन रहता है जब 9.8 यूज होता था जी का तो तुरंत डेटा से ही पता चल जाता था। यहाँ देखो 41.8 दिया हुआ है, मतलब लग रहा है कि 4.2 ना लेकर के 4.18 लेना है। ये सब सीखो। तो 1 कैलोरी कितना हो जाएगा 4.18 जूल के बराबर। अब चलो चेंज इन पहले पोटेंशियल एनर्जी लिखो आज जूल में आएगा। ओके तो रेफरेंस लेवल ये ग्राउंड लेते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल आप मानते हैं कि ऊपर में जो एनर्जी होता है इसके पास पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी और ये 0 है और यहां से यहां आ रहा है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो भी है आप चूंकि अमाउंट में देख लो तो यहाँ पर जो एनर्जी होगा वही तो हो जाएगा जो भी है। तो यहाँ का एनर्जी लिख लो कितना हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल जो भी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी mgh कितना mgh, ठीक है। तो m कितना है इसका 10 और g का वैल्यू कितना ले लो 10 ले लो और h का वैल्यू कितना 41.8।
तो ये कितना हो जाएगा बोलो तो? ये हो जाएगा आपको, बोलो तो, है ना? Yes, sir, पोटेंशियल ठीक। एनर्जी कितना हो गया? इतना जूल हो गया। ये तो मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब मैकेनिकल फॉर्म में है ना ये पोटेंशियल एनर्जी, है ना? Yes, इसको जूल में कैलोरी में लिखना है, तो ये तो जूल है, मतलब जूल में ज्यादा होगा वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और कैलोरी में कम होगा। डिवीजन करेंगे कि नहीं 4.18 से, है ना? अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना होगा तो, है ना? तो इन कैलोरी क्या हो जाएगा, कैलोरी में अगर कन्वर्ट करना हो, कैलोरी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे इसको, बोलो तो? पोटेंशियल एनर्जी को इसमें आपको कितने से डिवीजन कर देंगे, बोलो तो? 4.18 से ना। ये कितना हो जाएगा? 100 नहीं हो जाएगा, बोलो तो? 100 हो जाएगा कि 1000? 1000 हो जाएगा। 1000 कैलोरी आपका हो जाएगा। मतलब इतना जूल कितने कैलोरी के बराबर होगा? 1000 कैलोरी, क्योंकि इसमें 4.18 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा कि नहीं जूल। मतलब कैलोरी कम होगा न्यूमेरिकल यहाँ पर जो डेटा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि 4 का अंतर रहता है, 4.18 का अंतर रहता है ना। yes, sir। हाँ, तो जूल में निकाल लो, कैलोरी में बस इसको लिख देना है, तो बस कन्वर्जन कर लो, है ना? 4.18 से डिवीजन कर देना होगा तो कैलोरी में आ जाएगा। मतलब इतना कैलोरी इतने जूल के बराबर होगा, है ना? yes, sir। और हम लोग फिर कल पढ़ेंगे। कल अच्छा अच्छा सब क्वेश्चन, ये तो ऐसे था यूनिट के लिए, मैं ऐसे ऐसे बता रहा था आपको, ठीक है? yes।